दोस्तों, भारत और नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से बालिंद्र शाह के कई ऐसे स्टेटमेंट आ गए 2 दिन के अंदर जो एक क्या कहा जाए, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या सोच के स्टेटमेंट दे रहे हैं। कहते हैं कुछ हमारे हिस्सों के ऊपर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है और हमने भी इंडिया के कई हिस्सों पे कब्जा किया हुआ है। ये बालिंद्र शाह का कहना है। इसको लेके काफी हद तक जिसे क्या कहते हैं ना कि एक हलचल सी मची हुई है पूरी की पूरी, कि बारिंदर शाह किस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं। और फिर उसके बाद एक चीज उन्होंने और कह दी कि जो इंडिया और खास तौर से नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है, 98% तो बॉर्डर सेटल्ड है उनका, सिर्फ दोस्तों, 2%। इस वक्त भारत के अंदर अपनी ही रियासतों में बगावत शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार पाकिस्तान को या अपने पड़ोसी ममालिक को इस वक्त धमकी लगाने में उतरे हुए हैं। बांग्लादेश के बाद नेपाल ने भारत को चुका दिया है, भारत को खबरदार कर दिया है। इस पर दिनेश केवड़िया क्या गुफ्तगू करें, आए उनका तबसरा बिगड़ता हुआ नजर गुफ्तगू। आ रहा है। खासतौर से बालिंद्र शाह के कई ऐसे स्टेटमेंट आ गए 2 दिन के अंदर जो क्या कहा जाए, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या सोच के स्टेटमेंट दे रहे हैं। कहते हैं कुछ हमारे हिस्सों के ऊपर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है और हमने भी इंडिया के कई हिस्सों पे कब्जा किया हुआ है। ये बालिंद्र शाह का कहना है। इसको लेके काफी हद तक जिसे क्या कहते हैं ना कि एक हलचल सी मची हुई है पूरी की पूरी, कि बारिंदर शाह किस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं। और फिर उसके बाद एक चीज उन्होंने और कह दी कि जो इंडिया और खास तौर से नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है, 98% तो बॉर्डर सेटल्ड है उनका, सिर्फ 2% में है, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। वो कहते हैं कि हम ये जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर हम चाइना की और ब्रिटेन की हेल्प लेना चाहेंगे और मीडिएशन करेंगे हमारे साथ में आकर। अब मुझे नहीं मालूम उनके माइंड में क्या चल रहा है। और कहते हैं कि ब्रिटेन को और चाइना को इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में अंदर एंटर करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, क्या कहा जाए इसके लिए। भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, वो कहते हैं कि हमने सीमा से जुड़े सभी मामलों से निपटने के लिए बायलैटरल जो सिस्टम्स हैं वो एस्टेब्लिश किए हैं। सभी पक्षों को स्पष्ट होना चाहिए भारत नेपाल के बीच में जो भी बायलैटरल मुद्दे हैं उसमें तीसरे किसी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है, यानी कि मीडिएशन की कोई भी किसी की जरूरत नहीं है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे चाइना हो या यूएन हो या इंग्लैंड हो, जो भी हो। बालिंद्र शाह ने कहा था कि सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया बल्कि नेपाल ने भारत के साथ कई जगह पर ऐसा किया है। फिर कहते हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी, जिसके बारे में मुझे हाल ही में प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला। अब दोनों देशों को तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और दोस्तों की तरह बैठकर मुद्दे को सुलझाना चाहिए। ये इस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं उनके, वो अब मुझे लगता है कि नेपाल के अंदर भी टेंशन पैदा कर रहे हैं इस समय, कि अल्टीमेटली नेपाल का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इसको किस रूप से देख रहा है। वो कौन से जगह है जहां पर नेपाल ने एनक्रोच किया है और वो कौन सी जगह है जहां इंडिया ने एनक्रोच किया है। लेकिन कई हिस्सों के हो सकता मसले, देखो मसले सारे देशों के बीच में होते हैं, लेकिन वो इस ढंग से पब्लिक में सामने ला के उसको इस ढंग से डिस्क्लोज करके, या ये कहा जाए कि इस ढंग से उसको सेंसेशनलाइज करके, तो आप कोई मुद्दा सॉल्व नहीं कर सकते ना। उनका कहना है कि हमने इस मुद्दे पर ब्रिटेन और चाइना के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत की है, क्योंकि ये विवाद 1947 में ब्रिटिश जो रजीम था उसके अंत में जाने के समय तब से जुड़ा हुआ है। और भारत और चीन दोनों को इस मुद्दे पर कूटनीतिक नोट भी भेजे हैं नेपाल सरकार ने। अब ये मुझे अजीब सा लग रहा है कि क्या इसकी जरूरत क्या थी। अल्टीमेटली आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको बातचीत करनी है, आप बायलैटरल दोनों बात कर लीजिए बैठ के। इंडिया पहले ही कहता है कि बायलैटरल मुद्दा है, इसमें थर्ड पार्टी का कोई चांस नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्दा बायलैटरल है, जहां पे पाकिस्तान कहता है कि हम यूएनओ की हेल्प लेंगे, इंडिया कहता हो ही नहीं सकता, ये बायलैटरल मुद्दा, हम दोनों मिलकर सुलझा सकते हैं इसको। खैर, ये बातें हैं। दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि ब्लूमबर्ग का एक बॉम्बशेल आता है कि रिजर्व बैंक ने पहली बार भारत के इतिहास में $12 बिलियन का करीब 82 टन गोल्ड बेचा। भारत के अंदर इतना ज्यादा एक्यूट क्राइसिस हो गया, खासतौर से फॉरेन करेंसी का, कि जिसको लेके बहुत बुरे हालात हो गए हैं भारत में। और इसको लेकर देश के फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए आरबीआई के पास, यानी कि मोदी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो देश का सोना बेच के गुजारा करे और डॉलर खरीदे।
12 बिलियन डॉलर का सोना बेचा गया और बेचकर उसके बाद $7.5 बिलियन के जो डॉलर्स इनको मिले वो मार्केट में डाले गए, क्योंकि सारा पैसा जब गोल्ड बेचा तो डॉलर में ही मिला है। उसमें से $7.5 बिलियन को मार्केट में डाला गया ताकि उससे जो पेट्रोलियम गुड्स वगैरह जो खरीदे जाते हैं, बाकी चीजें खरीदी जाते हैं, उनको पैसे दिए जाएं। हम तो 6-8 महीने से कहते आ रहे थे कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज के जो भंडार हैं उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्राइसिस बहुत नजदीक है और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ महीनों के बाद हमें भी कटोरा लेके IMF के पास जाना पड़े कि हमको भी लोन दे दो आप। हो सकता ही। और फिर IMF की कंडीशंस आनी शुरू हो जाती हैं, इसके दाम बढ़ाओ, उसके दाम बढ़ाओ, उसके दाम बढ़ाओ, तो कंडीशंस आनी शुरू हो जाती हैं। अब फिलहाल जो स्थितियां हैं कि मतलब शॉकिंग है। 1991 के आसपास जब भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था इंग्लैंड के अंदर, पैसे लिए थे, तब कुछ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं थी, लेकिन सोना बेचा नहीं था हमने कभी। ये पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में हुआ कि जब इंडिया ने सोना बेचा है। ये थोड़ी सी शर्मनाक बात है और मोदी सरकार ने हमारे देश भारत को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें सोना बेच के गुजारा करने की एक किस्म ये से थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।